ये दुनिया काफी कठिनाइयों से भरी हुई है। ये जो नीला दरवाजा देख रहे हो आप, इसमें से निकलते काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स जो कि इंसानों को मारते हैं। पर यहाँ पे कुछ ऐसे इंसान भी हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कि इन मॉन्स्टर को खत्म करने में मदद करती है। और उन इंसानों को कहा जाता है हंटर्स। और इन हंटर्स की भी अपनी अलग रैंकिंग होती है, जो कि ए से शुरू होती है और ई पे खत्म होती है। जो सबसे ज्यादा कमजोर हंटर होता है उसकी रैंक ई होती है, और जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर होता है उसकी रैंक एस होती है। लेकिन ये दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। आज से 10 साल पहले ये नीले दरवाजे अपने आप ही कहीं से आना शुरू हुए। इनमें से मॉन्स्टर आते थे और इंसानों को मारते थे। लेकिन वक्त के साथ इंसानों ने ये जरूर समझ लिया कि अगर ये नीले दरवाजे को खत्म करना है या फिर बंद करना है तो हंटर्स को इन नीले दरवाजों में जाना होगा और मॉन्स्टर्स के बॉस को खत्म करना होगा। तभी जाकर के नीला दरवाजा बंद होता है और हर नीले दरवाजे के पीछे एक नया बॉस होता है। और इन बॉस को मारने के लिए हंटर्स को काफी अच्छा पैसा ये मिलता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी किसी एस रैंक हंटर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे ई रैंक हंटर की जो सबसे ज्यादा बदनसीब है। इसका नाम है संग जेन वू, हंटर रैंकिंग ई। और ये ई रैंक हंटर से भी सबसे ज्यादा कमजोर है। और आज ही आया है ये एक ऐसे ही नीले दरवाजे को बंद करने। और ये नीले दरवाजा बंद करने के लिए कभी भी एक अकेला हंटर नहीं जाता है। 6-7 हंटर से ज्यादा की टीम होती है और उन हंटर्स को लीड करता है एक लीडर जो कि एक्सपीरियंस होता है, ताकि कोई हंटर्स की जान ना जाए इसमें। लेकिन सन जिनू जहाँ जाता है सबको वहीं पता चल जाता है कि ये जिस नीले दरवाजे को बंद करने जाने वाले हैं वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है काफी कमजोर होंगे। और इसीलिए लोग इसका बहुत मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि ये सबसे कमजोर है। तभी वहाँ पे जो ही आती है और इससे पूछती है कि ये तुम्हें चोट कैसे लगा। तो संग जिनू बताता है कि इससे पहले मैं जो नीले दरवाजे को बंद करने गया था वहाँ पे मॉन्स्टर्स से मुझे थोड़ी सी चोट लग गई। और ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। ये किसी भी नीले दरवाजे को बंद करने जाता है तो कभी भी सही सलामत बाहर नहीं आता। हमेशा इसको कोई ना कोई चोट लगी जाती है क्योंकि ये सबसे कमजोर है। लेकिन इसे ये काम करना पड़ता है क्योंकि जब ये छोटा था तो इसके पापा इसको छोड़ के चले गए। इसी सदमे में इसकी माँ कोमा में चली गई और अब ये काम करता है क्योंकि इसे अपनी बहन को पढ़ाना भी है और अपनी मम्मी का हॉस्पिटल बिल भी देना है। और इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है क्योंकि हंटर्स को काफी अच्छा पैसा मिलता है नीले दरवाजे के अंदर जा करके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, जिसकी वजह से ये अफोर्ड भी कर पाता है अपनी मम्मी का हॉस्पिटल बिल और अपनी बहन के एजुकेशन का खर्चा। तभी यहाँ पे लीडर इन सबको बुलाता है और इंस्ट्रक्शंस देता है कि कैसे इन्हें जाकर के अंदर मॉन्स्टर पे हमला करना है, कौन सी टेक्निक आजमानी है। और फिर सब इस नीले दरवाजे के अंदर जाते हैं। नीले दरवाजे के अंदर जाने के बाद सब अपने अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं और यहाँ संग जिन स्ट्रगल कर रहा होता है एक मॉन्स्टर के साथ जो कि एक सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। वो उसे भी नहीं मार पाता है। लेकिन जब संग जिन अपनी खंजर इस्तेमाल करके उसे मारने जाता है तो उसका खंजर बीच में टूट जाता है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर इस पे हमला कर देता है। इसकी वजह से संग जिन की बहुत ज्यादा खून बह रही होती है। जो ही आती है उसको हिल करने के लिए और उसी वक्त पीछे से खंडर आकर के उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और जो ही उसको डांट रही होती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, कभी भी तुम किसी मॉन्स्टर को मार रहे होते हो तो मैं हमेशा नहीं रहूंगी तुम्हें हिल करने के लिए। और तभी वो सारे हंटर्स सारे मॉन्स्टर्स को मार चुके होते हैं और जो भी उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जो डायमंड मिला था वो अपने पास रखते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक छोटा सा और रास्ता दिखाई देता है जो कि शायद इस डंजन के और अंदर जा रहा होता है, जहाँ शायद उन्हें उसका बॉस मिल जाए ताकि नीला दरवाजा बंद कर सके। लेकिन बहुत लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा होता है। लोग बोलते हैं कि हमें इसके बारे में पहले कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला था, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और हायर अप्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन जो लीडर होता है उसे लगता है कि हम हायर अप को बुलाएंगे तो हम जो खजाना पाने वाले हैं उसे उसमें बहुत ज़्यादा बंटवारा हो जाएगा। इसलिए वोटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है और लोगों से वोट लेता है कि हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं, जिसके अंत में हमें ये पता चलता है कि आधे लोग ने हाँ कहा है, आधे लोग ने ना कहा है। जिसमें अब जिन्नू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो हाँ बोलेगा सब लोग अंदर जाएंगे और अगर वो ना बोलेगा तो कोई भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जिन्नू डिसाइड करता है हाँ बोलने का, क्योंकि इसे यहाँ से निकल करके अपनी बहन की एजुकेशन फीस और अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल भी भरने हैं। इसलिए वो हाँ कर देता ताकि शायद उसे और पैसा मिल जाए। और सभी लोग अंदर की ओर जाते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, जहाँ ऑलरेडी सब लोग घबरा जाते हैं। लेकिन जो लीडर होता है वो सबको बोलता है कि मैं इसका आश्वासन लेता हूँ, अंदर जो भी होगा उसे मैं डील कर लूँगा। सभी लोग दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही इन्हें दिखता है। सभी लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। इन सब मूर्तियों के बीच एक सबसे बड़ी मूर्ति है जो शायद किसी राजा की होगी। सब लोग जाकर के अंदर मूर्तियाँ देखते हैं। तभी जूही जिन्नू को बोलती है कि पीछे देखो, इस बड़ी मूर्ति ने अभी अपनी आँख हिलाई, ये हमें देख रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। सब भी हंटर्स वहाँ पे घबरा जाते हैं। उनमें से जो डी रैंक का हंटर होता है वो जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए, उसके पास का जो स्टैचू होता है उसे वहीं पे मार देता है। ये देख के सब और घबरा जाते हैं। तभी जिन्नू को याद आता है कि जूही भी कह रही थी कि पिछाड़ी मूर्ति ने भी अपनी आँख हिलाई
तभी वो पीछे मुड़ के देखता है काफी डर भरी आंखों से, और उसी वक्त वो मूर्ति अपनी आंख हिलाती है जिससे एक काफी खतरनाक लेजर निकलती है। वो सबको आगाह करता है यहाँ से हटने के लिए। बहुत लोग हट जाते हैं और जो नहीं हटते वो उस लेजर के नीचे आकर के जल जाते हैं। तभी जिन्नू ऊपर देखता है और काफी डरा हुआ रहता है। खाली यही नहीं, वहाँ जितने भी हंटर्स थे, चाहे वो बी रैंक के हो, सी रैंक के हो, या ई रैंक के हो, या डी रैंक हो, सभी डरे हुए होते हैं। तभी जिन्नू अपने लीडर को देखता है। लीडर अपने एक हाथ खो चुका होता है, लेकिन लीडर उसे प्रेस करता है कि जिन्नू अगर तुमने हमें बताया नहीं होता तो शायद और भी लोग मारे जाते थे। तभी लीडर जिन्नू को बताता है कि यहाँ पे एक ऐसी मूर्ति है जहाँ पे रूल लिखे हुए हैं, शायद वो रूल हमें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। और उस मूर्ति पे ये 3 रूल लिखे होते हैं। सबसे पहला रूल है ऊपर वाले के सामने झुको, दूसरा रूल है ऊपर वाले की याचना करो, और तीसरा रूल है ऊपर वाले पर अपना यकीन साबित करो। लेकिन ये 3 रूल जान करके जिन्नू को कुछ समझ नहीं आता है। वहाँ पे सब लोग सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी जिन्नू बोलता है सबको इस मूर्ति के सामने अपने सर झुकाओ, तब हम बचे रहेंगे। ये मूर्ति अपने आंखों से लेजर नहीं निकालेगी। और जिन्नू की बात सब मान ले और सब उस मूर्ति के सामने अपना सर झुका लेते हैं, और वो मूर्ति इन सब का झुका हुआ सर देख करके शांत हो जाती है और इस तरह मुस्कुराती है कि सारे हंटर्स की आँख फट जाती है। उसी वक्त वो मूर्ति अपनी जगह से खड़े हो जाती है, जिसे देखकर लोग और डर जाते हैं। सब जिन्नू से पूछ रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। तभी जिन्नू बोलता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे मूर्ति को लगे कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। तभी एक गंदा सामने आता है और कुछ गाने लगता है, लेकिन इससे मूर्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मूर्ति अपना पैर से उस बंदे को कुचल देती है। सब लोग डर जाते हैं और सब लोग आगे की ओर भागते हैं। तभी जिन्नू एक ऐसी मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो जाता है जिसका कोई हथियार नहीं बल्कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। तभी जिन्नू को समझ में आता है कि अगर हमें इस मूर्ति से बचना है तो हम सबको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाके खड़ा होना है। और ये बात ये सब लोग को बता देता है और सभी लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की मूर्ति के पास जाके खड़े हो जाते हैं। सबके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं, लेकिन जहाँ जूनियर खड़ा होता है वहाँ पे जो मूर्ति रहती है उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजता है। तभी इसको समझ में आता है कि एक मूर्ति के जैसे एक ही लोग खड़े हो सकते हैं, तो जूही को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ता है दूसरी मूर्ति की तरफ। लेकिन तभी वो आ जाते एक ऐसी मूर्ति के पास जिसका हथियार होता है और वो उस पर वार कर देती है, जिसकी वजह से जिन्नू अपना एक टांग खो चुका होता है। लेकिन भी वो रेंग रेंग के जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे वो बड़ी सी मूर्ति चलते हुए आ रही होती है। उसके को चलने ही वाली होती है कि जिमी पहुंच जाता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के नीचे और सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स धुन बजाना शुरू कर देती है, जिससे वो बड़ी मूर्ति शांत हो जाती है और अपने जगह वापस जाके बैठ जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद बहुत ही कम लोग बचते हैं और उन सब के सामने एक इमारत का ढांचा जमीन से उठ करके ऊपर आता है। और फिर सब लोग जिन्नी से पूछते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है, अब हमें क्या करना है। तभी जिन्नू को याद आता है 3rd पॉइंट, ऊपर वाले के सामने अपना यकीन साबित करो। और उसे लगता है कि शायद इस ढांचे के ऊपर जा करके हमें अपनी बलि देनी है। तो सभी लोग डर जाते हैं और सब लोग लीडर के ऊपर पॉइंट करते हैं कि तुम्हारे वजह से हमें यहाँ फंसे है, तुम्हें जाकर के अपना बलिदान देना होगा। और वो लीडर भी समझता है और वो जाता है अपना बलिदान देने के लिए। और जब वो उस ढांचे के पास पहुंच जाता है तभी ये आग जलने लगती है। लोगों को समझ नहीं आता है। तभी जिन्नू अपने आसपास के लोगों को बोलता है कि तुम मुझे उठाओ और वहाँ लेके जाओ। और जब वो 3 लोग उस रेडार के अंदर एंटर होते हैं तो 3 आग और जलती है। जिन्नू सबको बोलता है कि सब लोग अंदर आ जाओ। जब सब लोग अंदर आते हैं तो सारी आगे जलनी शुरू हो जाती है और उसी वक्त एक नीली आग भी साथ में जल रही होती है। और जब नीली आग जलना शुरू करती है तो मूर्ति जिनके पास वेपन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लोग की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त बाहर जाने वाला दरवाजा भी खुल जाता है। लेकिन जिन्नू सबको बोलता है कि हमें इन सब मूर्ति को देखते रहना होगा। जब तक इन मूर्ति को देखते रहेंगे तब तक की मूर्ति आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उनमें से जो एक लड़की रहती है वो डर जाती है और वो जुन्नी को वहीं छोड़ करके वो भाग जाती है, दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और सबको लगता है ये बाहर कैसे निकल गई, शायद हम बच सकते हैं। तभी उसके बाजू में जो दूसरा आदमी रहता है वो भी जुन्नी को छोड़ करके भाग जाता है और फिर बचते हैं सिर्फ 4 लोग। जो एक बंदा रहता है वो रो रहा होता है, वो जुन्नू को बोल रहा है हमने भले ही तुम्हारा मजाक उड़ाया हो लेकिन तुम ही हो जिसने हमें बचाया है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा परिवार मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना होगा। और वो भी वो लोग को छोड़ के चला जाता है। जिन्नू अपने आप को कोस रहा होता है, मन ही मन अपने आप को बोल रहा होता है कि मेरा भी परिवार है, मुझे भी जाना है। लेकिन वो देख रहा होता है कि उसके पास एक टांग नहीं है। तभी लीडर बोलता है कि तुम दोनों चले जाओ, यानी कि जूही और जुन्नू तुम दोनों चले जाओ, मैं रुकता हूँ यहाँ पर। लेकिन तभी जूही को पैनिक अटैक आता है, जिसकी वजह से अब उसका बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तभी जुन्नू लीडर को बोलता है कि आप और जूही चले जाओ, मैं पीछे रुकता हूँ। लीडर जुन्नू को थैंक यू बोल करके चला जाता है। लेकिन जुन्नू
जहाँ उसे लगता है कि उसने सबको बचा लिया और वही एक मरने वाला है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर पछतावा भी हो रहा होता है कि अब उसके पीछे उसकी माँ और उसकी बहन का ख्याल कौन रखेगा। तभी वो मूर्ति जिन्नू के पास आ जाती है और उसे एक एक करके मारना शुरू करती है। जब जब वो मूर्ति उसे मार रही होती है, जिन्नू का रिग्रेट और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, और आखिर में वो मूर्तियाँ उसे उस सेक्रीफाइस वाले इमारत की ओर पटक देती है। और उस वक्त सिर्फ एक आग जल रही होती है। एक मूर्ति सामने आती है जिन्नू को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। जिन्नू रिग्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है काश मेरे पास एक और मौका होता, काश मेरे पास एक और मौका होता। और जब वो मूर्ति उसको मारने वाली होती है तो वो आखिरी नीला आग बुझ जाता है और जिन्नू के सामने आता है एक स्क्रीन जो उसे कह रहा होता है तुम्हारे पास 0.02 सेकेंड है, यस करो और तुम्हारी जिंदगी बच सकती है और तुम बन जाओगे एक प्लेयर। जिन्नू बिना कुछ सोचे यस दबा देता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो होता है हॉस्पिटल में। जिन्नू अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में देखने के बाद काफी शौक होता है। उसके ध्यान सबसे पहले आता है उसे कटे हुए पैर और उसे कटे हुए हाथ की तरफ, जो कि अभी बिल्कुल सही सलामत है। वो इस कंफ्यूजन में कुछ सोच ही रहा होता कि सामने से हंटर एसोसिएशन के लोग आते हैं उससे कुछ पूछताछ करने के लिए कि आखिर डंजन में हुआ क्या था। उनमें से एक बंदा जिन्नू को बताता है कि वो हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर है। उसका नाम है वो जेनचुल और वो यहाँ ये पता करने आया है कि जिन्नू को दोबारा कोई पावर मिली है या नहीं। और उसके न्यू पावर टेस्ट करने के लिए जिन्नू को वो लोग एक डायमंड जैसी चीज़ देते हैं जहाँ पे उसे हाथ रखना होता है, जिससे वो लोग को पता चल जाएगा नंबर के थ्रू कि इससे कोई पावर मिली है या नहीं। लेकिन जब जिन्नू अपना हाथ रखता है तो उनके पास जो स्कोर आता है वो 10 रहता है और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। 10 स्कोर तो किसी ए रैंक का भी नहीं होता। ए रैंक के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी 70 स्कोर चाहिए होता है, तो बस कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। वेल, ये जानने के बाद हंटर एसोसिएशन की टीम जिन्नू को सॉरी बोल करके वहाँ से चली जाती है और जिन्नू कन्फ्यूज़ रहता है कि जो इसके ऊपर एक स्क्रीन दिख रहा है वो बाकी लोगों को नहीं दिख रहा, सिर्फ इसे ही दिख रहा है। तभी उस वक्त यहाँ पे जीना आती है, उससे बोलते कि आपको ये क्या हो गया भाई, अगर अगली बार आप किसी डंजन से इस हालत में आओगे तो मैं अपना एजुकेशन छोड़ के कोई जॉब ढूंढ लूँगी। लेकिन जिन्नू बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिन्नू जीना से पूछता कि तुम तो दिन भर गेम खेलती रहती हो, क्या तुम्हें बता सकती हो मुझे कि किसी गेम के नोटिफिकेशन चेक करना होता है तो कहाँ चेक करते हैं? वो बताते हैं कि मैसेज बॉक्स में चेक किया जाता है। जैसे जिन्नू मैसेज बॉक्स बोलता है वैसे ही नोटिफिकेशन और सारे टास्क खुल जाते हैं जो जिन्नू को करना होता है। तभी जिन्नू वहाँ से चली जाती है। तब जिन्नू अच्छे से अपने नोटिफिकेशन बॉक्स को चेक करता है कि उसे क्या क्या है। वो देखता है कि उसे डेली क्वेस्ट आया है जहाँ पे उसको 100 पुशअप्स, 100 सेटअप्स और 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग करनी है। और नीचे लिखा रहता है अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी और उसे ये टास्क 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। लेकिन जिन्नू को लगता है शायद ये मेरे साथ कुछ मजाक हो रहा है या फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वो इन बातों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जैसे ही 4 घंटे पूरे होते हैं जिन्नू एक दूसरी दुनिया में चला जाता है पेनल्टी के लिए और वहाँ उसे 4 घंटे बिताने होते हैं, सर्वाइव करना होता है उन मॉन्स्टर्स के बीच जो उसे कभी भी मार सकते हैं। वो 4 घंटा लगातार रेगिस्तानों में दौड़ता रहता है, बचता रहता है। फिर जैसे 4 घंटा पूरे होते हैं वो वापस हॉस्पिटल आता है जहाँ उसे नर्सेज देखते हैं कि वो नीचे पड़ा हुआ है। उसके बाद जिन्नू को जरूर समझ में आ जाता है कि जब तक वो डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक उसे पेनल्टी मिलते रहेगी। तो फिर जैसे सुबह होती है जिन्नू अपने डेली क्वेस्ट के लिए निकल जाता है जहाँ वो 100 स्क्वाट्स, 100 सिटअप्स और 100 पुशअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद आराम से गार्डन में बैठा होता है। तो उसे पता चलता है कि सिस्टम उसे एक और पावर दी है हील होने की। जिन्नू ये सब एक्सरसाइज करने के बाद काफ़ी थका होता है और सिस्टम उसे हील भी कर देती है, जिससे उसकी पूरी थकान मिट जाती है और वो अपने स्ट्रेंथ को नोटिफिकेशन बार में चेक कर सकता है कि वो कितना ताकतवर होता जा रहा है। और सिस्टम उसे उसके एक्सरसाइज करने के रिवॉर्ड भी करती है और इसी रिवॉर्ड के तौर पे उसे मिलती है एक चाबी। सिस्टम बताता है कि उसे ये चाबी एक शहर के अंडर पाथे में जाकर यूज़ करना है जहाँ उसकी एक नई ट्रेनिंग होगी। वो उसी शाम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के चला जाता है अंडर पाथवे में उस चाबी का इस्तेमाल करने। जैसे जिन्नू उस चाबी का इस्तेमाल करता है वो अंडर पाथवे के बाहर एक नीला कलर का दरवाज़ा बन जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो दरवाज़ा पूरी तरीके से लॉक हो जाता है। फिर उसको पता चलता है कि दरवाजे के अंदर बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी नीले दरवाजे के अंदर होता है हमेशा। इसको अंदर जाना है, मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना है, फिर मॉन्स्टर्स की बॉस को ख़त्म करना है, जिसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल सकता है। तो जिन्नू सीढ़ी से नीचे चला जाता है। वहाँ पे उसको कुछ भेड़िए मिलते हैं जिनसे लड़ाई करता है। वहाँ पे फिर उसको कुछ गोबलिन से मिलता है जिनसे लड़ाई करता है। इनसे लड़ते लड़ते उसे अपनी असली ताकत का अंदाज़ा होते जाता है। सिस्टम उसे एक खंजर भी देती है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके और इन मॉन्स्टर्स को वो किल कर सके। इन सब को किल करने के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा चुका होता है। और एक बात ध्यान रखना, जिन्नू जितने ही मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा है उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है, उतनी उसकी हीलिंग पावर बढ़ते जा रही है। और आखिर में जब ये पूरे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देता है उसके बाद जाता है एक दूसरे तय खाने में
जहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है जो कि होता है फाइनल बॉस। उसको मारने के बाद जिन्नू यहाँ से बाहर जा सकता है। जिन्नू और उस बड़े सांप के बीच में एक काफी भयानक युद्ध होता है, जिस युद्ध में ऐसा लगने लगता है कि जिन्नू मर ही जाएगा। लेकिन अंत में जिन्नू उस सांप को हरा देता है अपने खंजर के द्वारा। उसके पूरे चमड़े को उधेड़ देता है, अपने हाथों के जरिए उसको पूरा दबा दबा देता है, जिससे वो सांप मर जाता है। उसके बाद जिन्नू को एहसास होता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो एक सुपर ह्यूमन जैसा हो गया है। फिर उसके बाद वो उस नीले दरवाजे से बाहर निकलता है क्योंकि उसका पूरा टास्क खत्म हो चुका होता है। जैसे वो बाहर निकलता है उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि उसको पकड़ के बोलता है, तुम ये हथियार लेके कहाँ जा रहे हो? वो बोलता है कि नहीं, मैं हंटर हूँ। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आप सही टाइम पे मिले। चलिए, यहाँ पे एक नीला दरवाजा खुला है जिसे बंद करना है, वहाँ पे कोई भी हंटर टिक नहीं पा रहा है, सब मारे जा रहे हैं। तो जेनू उस पुलिस ऑफिसर के साथ चला जाता है वो नीले दरवाजे की तरफ। जब जेनू उस नीले दरवाजे के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ जूही भी है जो कि स्ट्रगल कर रही है फाइट करने में उन मॉन्स्टर्स से। चिन्नू डायरेक्ट वहाँ नहीं जाता, उसके पास जो खंजर होता है वो उसका इस्तेमाल करता है। चिन्नू दूर से ही उस खंजर को इतने तेजी से थ्रो करता है कि वो जाकर के मॉन्स्टर के भी पॉइंट पे लगते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाता है। फिर वहाँ पे जो सारे हंटर होते हैं इस मौके का फायदा उठा करके उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन जो लोग उस मॉन्स्टर को मार रहे थे उनमें से जो उनका लीडर था उसको पता चल जाता है कि कोई और हंटर भी है यहाँ पे जिसने इसे कमजोर किया है। वो ढूंढने की कोशिश करता है पर तब तक जिन्नू वहाँ से जा चुका होता है। फिर हमें जिन्नू का क्लोजअप शॉट देखने को मिलता है जहाँ पे जिन्नू की बॉडी, जिन्नू की मस्कुलर साफ साफ दिख रही होती है। ये है प्रॉपर ऑरा फार्मिंग। उसके बाद हम जिन्नू को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे वो जीना को गुड बाय करता है क्योंकि वो कॉलेज जा रही होती है। फिर उसके बाद जिन्नू को कॉल आता है जिस घर में वो रहता है वहाँ के ऑनर का। वो कॉल पे जिन्नू के रूम ऑनर बोलते हैं कि तुमने अभी तक इस रूम का भाड़ा नहीं दिया है, कब दोगे? ये पैसे की दिक्कत है, बताओ। जिन्नू बोलता है नहीं, मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। फिर उसके बाद जिन्नू अपने फ़ोन में चेक करता है कि कहीं पे किसी को हंटर की ज़रूरत है क्या। चेक करने के बाद जिन्नू को एक काम मिल जाता है बैग उठाने का, तो वो तुरंत ही अपने घर से निकल जाता है उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। वहाँ जाता है, वहाँ पे कम से कम 6 लोग होते हैं जो कि जिन्नू का वेलकम करते हैं। और वो जिस नीले दरवाजे में मॉन्स्टर्स को मारने जा रहे होते हैं वो एक सी रैंक का दरवाज़ा होता है और जिन्नू का काम होता है सिर्फ बैग उठाना। वहीं पे जिन्नू मिलता है यूजिनो से जो कि एक अमीर बाप का बेटा होता है और उसका हंटर रैंक होता है डी। जस्ट बिकॉज वो अमीर होता है उसके पास काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को। ये जोनो सबको हाय बोलता है। फिर उसके बाद सब लोग नीले दरवाजे के अंदर जाते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। अंदर जाने के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि सामने कोई मॉन्स्टर रहता ही नहीं है। लेकिन तब जिन्नू को एक एहसास होता है कि मॉन्स्टर शायद ऊपर से आ रहे हैं। तभी जिन्नू सबको आगाह कर देता है कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आ रहे हैं, सब लोग ध्यान दे। ये सुनने के बाद सब लोग एक साथ मिलकर मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हैं और वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग और अंदर की ओर जाते हैं और अंदर की ओर जाने के बाद इन्हें मिलता है बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे डायमंड्स। पर वो थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक स्पाइडर होता है जो कि काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा होता है। ये देख के उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ का बॉस यही है, अगर हम इसे मार देंगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये हीरे बीरे के बाहर जाने होते हैं, इसलिए वो बॉस को मारते नहीं हैं। वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हम सबसे पहले हीरे लेके जाएंगे, लेकिन कोई भी टूल लेकर के नहीं आया होता है। तो जिन्नू और योजिनो को छोड़ करके बाकी के जो 6 लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं टूल लाने के लिए ताकि वो हीरे निकाल सकें। लेकिन जो योजिनो होता है वो उन 6 लोगों से आर्गूमेंट करने लगता है कि अगर तुम सब चले जाओगे तो हम दोनों यहाँ क्या अकेले रहे इस बॉस के साथ। वो लोग सुनते नहीं हैं। वो लोग बोलते कि अरे कुछ नहीं होगा, ये तो सो रहा है, वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं वो 6 के 6 लोग अपना असली रंग दिखा देते हैं। वो लोग उस गुफा का पूरा दीवार डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसके वजह से बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तब वो लोग को समझ में आता है कि ये 6 लोग सारा हीरा खुद हड़पना चाहते हैं और ये लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो स्पाइडर है वो इन दोनों को मार दे। यानी योजिनो और जिन्नू को पहले स्पाइडर मार देगा, तब आएंगे वो लोग और पूरा हीरा लेके चले जाएंगे। और दीवार के इस तरफ योजिनो और जिन्नू आराम से खड़े होते हैं। वेल, दोनों आराम से खड़े नहीं होते, बस खाली जिन्नू आराम से खड़ा होता है। योजिनो की फटी पड़ी रहती है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसी वक्त स्पाइडर जाग चुका होता है और वो स्पाइडर इतना बड़ा रहता है कि तुम्हारी भी देख के पड़ जाएगी। योजिनो सोचता है कि मैं जिन्नू को बचाऊंगा क्योंकि योजिनो को लगता है कि जिन्नू एक ई रैंक हंटर है और उससे बचाना मेरा फर्ज है। तभी जिन्नू आगे आता है, बोलता है कि तुम पीछे जाओ, इसे मैं देखता हूँ। योजिनो ये देख करके हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ में नहीं आता ये जिन्नू जो कि ई रैंक हंटर है ये क्या बोल रहा है। लेकिन तभी जिन्नू अपना डैगर यानी अपना खंजर निकालता है और वो स्पाइडर से लड़ना शुरू कर देता है। वो स्पाइडर को हर तरह से कमजोर करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वो स्पाइडर एक सी रैंक मॉन्स्टर है और जिन्नू अभी तक सिर्फ टी रैंक तक ही पहुंच पाया है। इतने सारे दुश्मनों को मारने के बाद भी
जिनो पूरी कोशिश करता है कि स्पाइडर को वो हर तरीके से कमजोर कर सके। तब जाके जिनो को एक वीक पॉइंट मिलता है, स्पाइडर की आँख उसके वीक पॉइंट निकलती है। लेकिन जब जिनो स्पाइडर की आँख पे मारने जाता है, स्पाइडर एक जहर उगल देता है, जिसकी वजह से जो देख करके जिनो पीछे हट जाता है। और अच्छा क्या जो हट गया था, क्योंकि वो एसिड जिस जमीन पे गिरी वो पूरी पिघल जाती है। जिनो फिर एक बार ट्राई करता है उसको मारने के लिए, लेकिन जब वो मारने जा ही रहा होता है, पहुंच ही गया होता है कि वो पूरी तरीके से थक गया होता है। सिस्टम उसे रुकने को बोल देती है, इसी वक्त वो रुक जाता है और स्पाइडर उसे धड़ाम से एक मुक्का मारता है और वो जाकर के दीवार में लड़ जाता है। और जब वो ऐसे गिरा पड़ा होता है, उसकी बॉडी बिल्कुल नहीं हिल रही होती है। सिस्टम उसे हिल करने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन उसी वक्त स्पाइडर स्पाइडर रेडी था उसे मारने के लिए। वो जैसे उसको मारने जाता है, सिस्टम उसे अंदेशा देती है कि वो हील हो गया है। जिन फटाक से वहाँ से निकलता है, ऊपर की ओर जाता है और ऊपर से सीधा उसकी सर पे आके गिरता है। और फिर वो उसके आंखों पे इतनी बार वार करता है कि स्पाइडर एक ही बार में मर जाता है। योजिनो ये सब देख के समझ गया था कि जिन्नो कोई ई रैंक हंटर नहीं है, वो एक फॉल्स रैंक हंटर है। उसकी फट जाती है। वो जिन्नो को तुरंत भाई भाई करके बुलाने लगता है और बोलता है, भाई तुम ये पानी पी लो, भाई मैं सारी हीरे तोड़ता हूँ। जिन्नो ये देख के समझ नहीं पाता है, लेकिन वो सोचता है छोड़ो जाने दो। तभी उस सबको 6 लोग जो गुफा तबाह करके चले गए थे, वो ऊपर की गुफा से आते हैं ये देखने के लिए कि जिन्नो और योजिनो मरे कि नहीं। लेकिन जब वो लोग ये देखते हैं तो लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं कि वो दोनों जिंदा हैं और जो बॉस है वो मर चुका है ऑलरेडी। तब जो उन 6 जनों में जो सबसे बड़ा लीडर होता है, जिसका नाम डोंगसुक है, वो योजिनो को बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने इस बॉस को मारा है, क्योंकि योजिनो डी रैंक हंटर है और जिनु एक ई रैंक हंटर है वो लोग के लिए। वो योजिनो को बोलता है कि तुम इस जुनू को मार दो, उसके बाद ये सारा खजाना हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन योजिनो को पता होता है कि असल में किसने बॉस को मारा है। योजिनो जाके जिनु को डिफेंड करता है कि नहीं, मैं जिनु के साथ रहूँगा, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन तब डोंगसुक की पार्टी में से एक बंदा आता है जो कि एक जादूगर होता है। वो जिनु पे इतने जोर का वार करता है कि जिनु जाकर सीधा दीवार से लड़ जाता है और वो मरने की हालत में होता है। और सिस्टम उसे बोलती है कि तुम्हें इन 6 लोगों को मारना होगा तभी तुम जिंदा रह सकते हो। लेकिन जिनु के लिए ये अलग बात थी, क्योंकि उसकी दुनिया में इंसानों को नहीं मारा जाता था, सिर्फ मॉन्स्टर को मारा जाता था। और जिन्होंने कभी किसी इंसान को मारा नहीं था, तो सोचता है मैं एक इंसान को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये लोग भी तो मुझे मार ही रहे हैं और अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ पे कमज़ोर लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। जिन लोग खुद को कोस रहा होता है कि नहीं, अगर मैं से कमज़ोर रहा तो ये ताकतवर समझने वाले लोग हमेशा मुंचसों का फ़ायदा उठाएंगे। तभी जिन्हों आराम से वहाँ खड़े होता है और वो अंदर से पूरी तरीके से अपने दिल को तैयार कर लेता है इन 6 लोगों को मारने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी इंसान को मारने के लिए। और जो डोंगसुक के लोग होते हैं उन्हें लगता है जो उनका जादूगर है उन्होंने बहुत ही कम लेवल का अटैक किया था जिन्हों पर। तभी उनमें से एक और बंदा जिन्हों के पास जाकर के उसे मॉक करता है, हाँ तू तो एक ई रैंक हंटर है, तो हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। हाँ, लेकिन जिन्हों मजाक के मूड में नहीं रहता। वो अपना खंजर निकालता है और उसी वक्त उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी जो बाकी 5 लोग होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी एक साथ जिन्हों पे हमला करते हैं। लेकिन जिन्हों बड़े आराम से उन सबको मार देता है। फिर जो उनका लीडर होता है डोंगसुक, वो एक सी रैंक का हंटर होता है। वो अपनी पूरी एबिलिटी यूज़ करता है और अपने पूरे बॉडी को एक हार्ड स्टील में कन्वर्ट कर लेता है और पूरी ताकत से जिन्हों को मारने जा रहा होता है। लेकिन जिन्हों बड़े आराम से वहाँ खड़ा होता है और हल्के से हिलता है और वो डोंगसुक का मुँह पकड़ लेता है और उसको बोलता है, मुझे पता है डोंगसुक तुम बहुत ताकतवर हो, पर तुम्हें ये नहीं पता मैं जितने बार लोगों को मारता हूँ उतनी बार मेरी ताकत और बढ़ जाती है, मैं थकता नहीं हूँ। और ये बोलने के बाद वो डोंगसुक को ख़त्म कर देता है। योजिनो के लिए ये बहुत पहला एक्सपीरियंस था कि वो किसी इंसान को मरते हुए देख रहा था। वो ये देख कर उल्टी करना शुरू कर देता है, लेकिन जिन्हों के चेहरे पे कोई भी अलग एक्सप्रेशन नहीं होती। तभी उस वक्त वो गुफा गिरने लग जाती है और जिन्हों और योजिनो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वापस से हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस सेंटर से एक और बंदी आती है जो उनसे ये रिपोर्ट लेती है कि आखिर सिर्फ डी लेवल और ई लेवल के हंटर कैसे बचे हैं और बाकी सी लेवल के हंटर्स मारे गए इसमें। लेकिन जब वो लड़की योजिनो को देखती है, बोलती है कि वाह हमारे पास इतने नए नए इक्विपमेंट है, मुझे पता है तुम्ही ने उन बॉस को ख़त्म किया है और ये जो ई रैंक हंटर है वो कहीं जाके कहीं छुप गया होगा। ये जो काफ़ी हंसने वाली बात होती है और योजिनो को भी हंसी ही आ रही होती है सुनकर। वो भी अग्री कर देता है क्योंकि जिनो किसी को नहीं बताना चाहता कि वो ई रैंक हंटर नहीं है और योजिनो उसका साथ देता है क्योंकि उसे मरना नहीं है। उसके बाद ही हम चले जाते हैं हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस सेंटर के ऑफिस में। यहाँ एक बंदा मैनेजर वो सिंचोल को रिपोर्ट दे रहा होता है कि किस तरह संग जिनवो और योजिनो खाली ये 2 ही सर्वाइवर थे एक सी रैंक डंजन में।
और जो बाकी के 6 सी रैंक हंटर्स थे वो सारे मारे गए। लेकिन उन सी रैंक हंटर्स में एक जो लीडर था डोंगसुक, उसका जो छोटा भाई है वो एक एस रैंक लेवल का हंटर है। वो मैनेजर को बताता है कि ये एस रैंक हंटर का बड़ा भाई है, अगर ये उसे पता चल गई तो वो जरूर आएगा इन दोनों को मारने के लिए। वैसे जो एस रैंक हंटर है वो इस वक्त कोरिया में नहीं रह रहा है, वो इस वक्त अमेरिका का सिटीजनशिप लेकर के अमेरिका में ही रह रहा है। और ये बात उस तक पहुंच जाती है कि उसका बड़ा भाई मारा जा चुका है और वो रेडी हो जाता है सांग जिनवू और ये जुनो को आकर मारने के लिए। वो अपने मैनेजर से बोल देता है कि कोरिया के लिए टिकट अरेंज करो, मुझे अब कोरिया निकलना है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जिनवू अपने घर में आ जाता है और अकेले नहीं आता है, वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ खाने के लिए भी लाता है और अपनी छोटी बहन को बताता है कि मैंने सारे जो हमारे रेंट के पैसे थे वो भर दिए हैं, माँ का हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया है मैंने, और जो तुम्हारी कॉलेज की एजुकेशन फीस बाकी थी वो भी मैंने भर दिया है। ये सुन के जीना थोड़ी शौक होती है पर वो खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ है आज। फिर दोनों भाई बहन मिलके फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं, तभी जिनवू शराब पीने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पे शराब का कुछ असर ही नहीं हो रहा है। तो वो जीना को बोलता है, जीना तुम एक काम कर, तुम बैठ के फ्राइड चिकन खाओ, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। और वो रूम में जा करके पूरे शराब के कैन पी करके टेस्ट करता है कि उस पर शराब का असर क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसे पता चलता है कि सिस्टम ने उसे एक ब्लेसिंग दी है, उसके ऊपर ना किसी जहर का असर होगा और अगर उसका बदन का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो वापस रिजेनरेट हो सकता है। यह सुन के जिनवू काफ़ी खुश होता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जिनवू और उसके बहन सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के लिए निकले होते हैं, दोनों आपस में एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर जिनवू एक चीज़ नोटिस करता है अपने नोटिफिकेशन बार में, उसे हर रोज़ 10 किलोमीटर दौड़ना होता है, लेकिन आज वो गलती से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ गया, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन दिखा रहा है, कोई कैप नहीं आ रहा है कि सिर्फ वो 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। फिर वो पूरा टेस्ट करता है, जहाँ पे वो 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स और 100 सिटअप मारता था, वहाँ पे उसने 200 पुशअप्स, 200 स्क्वाट्स, 200 सिटअप्स मारे और वो पूरे 20 किलोमीटर दौड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सिस्टम उसे एक ब्लेसिंग आवर देती है। उसे 2 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, एक रैंडम बॉक्स रिवॉर्ड और एक ब्लेसिंग बॉक्स रिवॉर्ड। वो चूज करता है कि वो ब्लेसिंग रिवॉर्ड ले। तो वो ब्लेसिंग रिवॉर्ड को क्लिक करता है और उसे रिवाइव करता है, तब उसे एक और चाबी मिलती है, एक और डंजन की। लेकिन उसमें ये भी लिखा होता है अगर जिन्होंने ये डंजन क्लियर कर लिया तो उसे मिलेगा अमृत, जिससे वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अमृत वसूलने के बाद उसे सबसे पहले उसे अपनी माँ की याद आती है। वो सोचता है अगर मैंने इसे हासिल कर लिया तो मैं अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, मेरी माँ वापस से कोमा से बाहर आ सकती है। तो वो उसी शाम चला जाता है वो चाबी लेकर के उस डंजन के अंदर। लेकिन वो डंजन इतना आसान नहीं था। वो डंजन में घुसने के बाद ही उसे सिर्फ एक ही पहरेदार मिलता है, 3 सर वाला राक्षस। उसे मारने में जुर्म की इतनी हालत खराब होती है कि वो मरने पे आ जाता है। लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वो उसे मार देता है। लेकिन उसे ये रियलाइज हो जाता है कि मैं ये डंजन अभी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, मुझे और ताकतवर होने की जरूरत है। तो उस डंजन से उस वक्त निकल जाता है। लेकिन उसे पता होता है कि अगर उसे अमृत चाहिए तो उसे जो ये इतनी लंबा फ्लोर दिख रहा है उसे पूरा क्लियर करना होगा, उसको ये पूरे फ्लोर के टॉप पे पहुंचना होगा, तभी जाकर उसको अमृत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए वो नहीं जाता है, वो रिट्रीट करता है। और फिर वो मिलता है योजिनो से। योजिनो उसको ऑफर करता है $30 बिलियन का और बोलता है कि आप मेरे साथ मेरे गिल्ड में आ जाओ, हम दोनों मिल करके बहुत सारा पैसा कमाएंगे और मुझे खुद की गिल्ड भी खोलनी है अपने पापा को इम्प्रेस करने के लिए। और जिनू भी चाहता है स्ट्रांग होना और उसके लिए उसको बहुत सारे डंजन पर रेड करना होगा। तो जिनू भी अग्री कर लेता है योजिनो के साथ। लेकिन वो एक साथ रखता है योजिनो के सामने कि कोई भी डंजन में सिर्फ योजिनो और जिनू ही जाएंगे और उसे पूरा क्लियर करके आएंगे। लेकिन योजिनो बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी डंजन को क्लियर करने के लिए एक मैन पावर चाहिए होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है। हर डंजन क्लियर करने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है और सिर्फ 2 लोग डंजन क्लियर नहीं कर सकते, उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। योजिनो बोलता है हम डोंगसुक का तरीका अपनाएंगे, हम बाकी कमजोर लोग को लेंगे लेकिन हम दोनों अकेले ही पूरा डंजन क्लियर करेंगे। वो जो वीक लोग रहेंगे उसे हम बाहर ही रहने देंगे और अकेले पूरा डंजन क्लियर करेंगे। इससे अपने पापा को इम्प्रेस भी कर लोगे और मेरा भी काम हो जाएगा। योजिनो उसकी बात मान लेता है। लेकिन जब वो योजिनो को छोड़ करके कैफे से बाहर निकल ही रहा होता है कि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन देखता है तो उसे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इन्विटेशन आता है रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ करके चला जाता है और जहाँ रेड होने वाली है वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ वो काफ़ी पुराने लोगों से मिलता है जो उसे मरता छोड़ गए थे। 2 लोग उससे नजरें नहीं मिला पाते और बाकी जो 2 लोग उसकी सहमति से गए थे उन लोगों से प्यार से बात करते। फिर बाद में आती है और रेडर्स की गाड़ी जो कि इनके साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे। वो 3 रेडर्स थे, क्रिमिनल्स, और उनके साथ था कांग टेसिक, इसको तो याद ही होगा मैनेजर के साथ जो था।
ये वही है। उसके बाद ये सब लोग मिल करके रेड में पार्टिसिपेट करते हैं, डंजन के अंदर जाते हैं। बाय द वे वहाँ तो सिर्फ उन्हें गोबलिन नहीं मिल रही थी, उसी को मारते। फिर बाद में आता है उनके पास 3 रास्ता, जहाँ एक रास्ते में जिनवू, जोही और लीडर साथ में जाते हैं, और बीच वाले रास्ते में वो 2 लोग जाते हैं, और आखिर वाले रास्ते में कांग तेसिक और 3 क्रिमिनल्स जाते हैं साथ में। उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि कांग तेसिक को सुपारी मिली है उन 3 क्रिमिनल्स को मारने के लिए, तो अपना काम पूरा करता है। वो उन 3 क्रिमिनल्स को मारता है, लेकिन उसे मारते हुए 2 लोग देख चुके होते हैं, वही जो लोग जिन्हों को छोड़ के गए थे। पर कांग तेसिक ये नहीं चाहता था कि ये लोग हल्ला मचाए, तो वो इन्हें भी मार देता है। लेकिन उनकी आवाज़ जेनू, लीडर और जोई तक पहुंच जाती है। वो तीनों तेजी से दौड़ के आते हैं उस आखिरी गुफा की तरफ और देखते हैं कि वो दोनों भी मारे जा चुके हैं। तभी उस वक्त कांग तेसिक हिलर पर अटैक करता है, यानी जूही पर अटैक करता है। जिन्हों को पता चल जाता है, वो उसका अटैक रोक देता है। उसके बाद हमें एक घमासान युद्ध देखने को मिलता है लीडर और कांग तेसिक के बीच में। और जूही मदद कर रही होती है लीडर को हील करने में, लेकिन लीडर उससे जीत नहीं पाता है, क्योंकि कांग तेसिक एक बी रैंक का हंटर था और जो लीडर थे वो सी रैंक के हंटर है। फिर जिन्हों को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर वो कांग तेसिक से लड़ता है और उसे हरा देता है। लेकिन लीडर और जोही के लिए शौक वाली बात थी कि कल को जो ई रैंक हंटर था वो आज बी रैंक हंटर को मार देता है। खैर वो समझ जाते हैं कि जिन्हों को एक न्यू पावर मिली है जब हम उसे छोड़ के चले गए थे मरता हुआ। उसके बाद जिन्हों उन दोनों को बोलता है कि आप दोनों बाहर जाइए, मैं ये पूरा डंजन कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद ये तीनों बाहर मिलते हैं और एक हंटर एसोसिएशन का बंदा मारा गया, 3 क्रिमिनल्स मारे गए और 2 हंटर्स मारे गए। मैनेजर खुद आता है इसकी रिपोर्ट लेने। मैनेजर आने के बाद वो जिन्हों से मिलता है, वो शॉक हो जाता है जिन्हों को देख करके, क्योंकि उसकी फिजिकल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी। जो वो लोग मैनेजर को रिपोर्ट देते हैं। लीडर बताता है ने कांग तेसिक को हराया है हिलर की मदद से। मैनेजर मान जाता है सामने के लिए, पर उसे पता है कि एक सी रैंक हंटर बी रैंक हंटर को इतनी आसानी से तो नहीं हरा सकता। फिर मैनेजर जिन्हों से अकेले में मिलता है। वो जिन्हों को बताता है कि इससे पहले तुमने जहाँ रेड किया था और जहाँ पे 6 लोग मारे गए थे, उनमें से एक का छोटा भाई एस रैंक हंटर है। अरे वो तुम्हारी तलाश में है, वो तुम्हें मारना चाहता है, तो ध्यान से रहना और कोशिश करना कि तुम ये देसी छोड़ के चले जाओ। जिन्हों ये जानने के बाद थोड़ा शौक हो जाता है, पर उसको एक मोटिवेशन मिलती है कि उसे अब और स्ट्रांग होना है। तो उसके बाद वो वापस से यू जिन्हों के पास जाता है, वही उनकी जो पहले डील हुई थी वो कंप्लीट करने के लिए। यू जिन्हों के साथ मिल करके वो काफ़ी सारे रेड करता है। बाकी जो 6 लोग रहते हैं वो बाहर आराम करते हैं आराम से, और यू जिन्हों और जिन्हों दोनों साथ में मिलकर रेड कंप्लीट करते हैं। वो 6 लोग में से एक जो फीमेल हंटर है वो जिन्हों के सिस्टर के क्लासमेट है। फिलहाल जिन्हों को ये पता नहीं है, लेकिन जब जिन्हों रेड कर रहा होता है तभी वाइट गिल्ड का जो रिक्रूटर है उसको कोई डंजन नहीं मिल रहा होता है उनके हंटर्स को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने के लिए। थोड़ी रिसर्च करता है, वो पाता है कि ये जो डंजन खरीद रहा है उसमें संग जिन्हों भी शामिल है। तो उस पर थोड़ा रिसर्च करता है, तो उसे पता चलता है कि शायद ये बंदा काफ़ी एक्सट्रीमली पावरफुल है। तो वो चला जाता है उसको रिक्रूट करने, उसके बारे में थोड़ी छानबीन करता है। फिर जिन्हों और वो रिक्रूटर एक कैफ़े में मिलते हैं, जहाँ जिन्हों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक बंदा उसके पीठ पीछे उसकी छानबीन कर रहा है। वो रिक्रूटर को थोड़ा धमकाता है अपनी एबिलिटी दिखा करके, और फिर उसे अपने 3 डंजन हाई प्राइस में बेच देता है। डर के मारे वो रिक्रूटर भी खरीद लेता है, क्योंकि जिन्हों फिर बाद में उसे पता चलता है कि उसने जो डंजन खरीदा है 600 बिलियन में, वो एक्चुअली मार्केट में 70 मिलियंस में ही मिल रहे थे। उसका घाटा हुआ। फिर उसको मैसेज आता है, जिन्हें बोलता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हें महंगे दाम में बेचा है, पर ये उसका भुगतान है, तुमने जो मेरी जासूसी की है उसके लिए तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसके बाद जिन्हों को एक नया क्वेस्ट आता है जॉब टाइटल चेंज करने का। वो चला जाता है शहर से दूर एक जंगल में एक और नए क्वेस्ट को पूरा करने, एक और नए एडवेंचर पर। वैसे दोस्तों ये कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। ये कहानी के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, ताकि मेरा वीडियो आपको रिकमेंड हो सके।